बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने का फंडामेंटल मकसद होता है एक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन मालूम करवाना। जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को NMR मशीन में डाल दें और उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करें, what we will get various kind of hydrogen atoms present in an organic molecule। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन हमें मालूम हो जाएंगे कि इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक किस्म के हाइड्रोजन हैं, इसमें 2 किस्म के या 3 किस्म के या 4 किस्म के हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। इसका क्या मतलब हुआ मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन? हम तो जानते हैं कि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही होता है, पर मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन से क्या मुराद है? यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप सुबह के वक्त एक तरह के होते हो, दोपहर के वक्त आपकी तबीयत कुछ और होती है, शाम को आपकी कोई और हालत, रात को आपकी हालत कोई और। तो हाइड्रोजन होगा बिल्कुल एक ही, लेकिन उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट अलग अलग होगा। तो इसे हम कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल देखो, कंसिडर मीथेन CH4। तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन हैं, लेकिन चारों के चारों हाइड्रोजन एक ही हालत में है। सो मीथेन कंटेन 4 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, 4 एक जैसे हाइड्रोजन। कंसिडर ईथेन। ईथेन देखें, CH3 ईथेन में कुल 6 हाइड्रोजन हैं, पर 6 के 6 हाइड्रोजन आपस में इक्विवेलेंट हैं। ये देखो, ये CH3, ये CH3। टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन और टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन, तो ये 6 के 6 हाइड्रोजन आपस में एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। सो ईथेन में 6 हाइड्रोजन हैं और 6 के 6 एक जैसे हैं। अगर आप ईथेन को NMR मशीन में डाल दोगे तो NMR मशीन आपको स्पेक्ट्रा की शक्ल में बताएगा कि जो कंपाउंड डाला गया है उसमें 6 एक जैसे हाइड्रोजन हैं। कंसिडर प्रोपेन। ये प्रोपेन, प्रोपेन में कुल 8 हाइड्रोजन हैं, 3 ये 6 और 2 ये 8। अब ये 8 हाइड्रोजन 2 किस्म के हैं, 2। ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन आपस में इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनका माहौल एनवायरनमेंट एक जैसा है। ये CH3 वाले 3 हाइड्रोजन, ये CH3 वाले 3 हाइड्रोजन, तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन, ये 3 और ये 3, ये आपस में एक जैसे हैं। ये CH2 वाले हाइड्रोजन हैं। अब इनके एनवायरनमेंट में और इनके एनवायरनमेंट
कंसिडर ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, ब्यूटेन में 10 हाइड्रोजन है टोटल, पर ये 10 हाइड्रोजन 2 किस्म के हैं। ये CH3 वाले आपस में एक जैसे, ये और ये आपस में एक जैसे, और CH2 वाले आपस में एक जैसे। तो 6 हाइड्रोजन आपस में एक जैसे और 4 हाइड्रोजन आपस में एक जैसे। इस हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है और इसका जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसा है, सेम एनवायरनमेंट है। ये एक जैसे माहौल में सांस ले रहे हैं। तो ब्यूटेन में टोटल हाइड्रोजन है 10, लेकिन ये 10 हाइड्रोजन 2 किस्म के हैं। 6 आपस में एक जैसे और 4 आपस में एक जैसे। तो ये पता हमें कौन देता है? ये हमें एनएमआर मशीन देता है। ये आपकी IQ पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्विक हो कि एक मॉलिक्यूल में कितने किस्म के हाइड्रोजन होते हैं। मैं अगर बेंजीन कंसिडर करूं, बेंजीन, तो बेंजीन में टोटल 6 हाइड्रोजन है, कुल 6 हाइड्रोजन है, लेकिन ये 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे एनवायरनमेंट में मौजूद है। इनके एनवायरनमेंट में फर्क नहीं है। तो अगर बेंजीन को आप एनएमआर मशीन में डाल दोगे, एनएमआर मशीन स्पेक्ट्रा की शक्ल में आपको बताएगा कि जो कंपाउंड आपने डाला उस कंपाउंड में सिर्फ एक किस्म के हाइड्रोजन है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने का फंडामेंटल मकसद होता है मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन मालूम करवाना। अगर मैं इथानॉल कंसिडर करूं, इथानॉल, दिस इज इथानॉल। इथानॉल में 3 डिफरेंट किस्म के हाइड्रोजन हैं। तो आप ऑर्गेनिक वो कैसे, ये देखो, ये CH3 वाले हाइड्रोजन एनवायरनमेंट के लिहाज से इससे मुख्तलिफ हैं। ये 3 आपस में एक जैसे हैं क्योंकि ये एक जैसे एनवायरनमेंट में है। ये 2 आपस में एक जैसे हैं और ये हाइड्रोजन इन सब से मुख्तलिफ है बिकॉज इट इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये अटैच है तो ये इन सब से मुख्तलिफ है। So let me tell you again what is the purpose of recording NMR spectra. NMR spectra रिकॉर्ड करने का बुनियादी मकसद होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन मालूम करना, और फिर NMR स्पेक्ट्रा हमें हर किस्म के हाइड्रोजन की तादाद भी बताता है। NMR स्पेक्ट्रा आपको बताएगा, अगर मैं सपोज ये वाला कंपाउंड इथानॉल NMR मशीन में डाल दूं, इसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करूं, तो स्पेक्ट्रा को एनालाइज करने पे पता चलेगा कि इसमें 3 किस्म के हाइड्रोजन हैं और एक किस्म के हाइड्रोजन 3 हैं, दूसरे किस्म के हाइड्रोजन 2 हैं और तीसरे किस्म के हाइड्रोजन 1 है। तो मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन मालूम करवाना और हर किस्म के हाइड्रोजन की तादाद बताना, दिस इज द फंडामेंटल पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग NMR स्पेक्ट्रा। ओके, किस उसूल पे NMR स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड करवाते
What is the basic principle of NMR spectra? NMR spectra इस फैक्ट पे बेस्ड है कि सारे एटम के न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड में एक्टिव नहीं होते, जिंदा नहीं होते। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में वो न्यूक्लियस एक्टिव होता है जिसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को रहने दे, इस पे कंसंट्रेट करें। NMR स्पेक्ट्रा इस उसूल पे बेस्ड है कि सारे एटम के न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड में एक्टिव नहीं होते। सिर्फ वो न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड में एक्टिव होगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ऑड हो, और इवन नंबर वाले जिसमें इवन प्रोटॉन हो या इवन न्यूट्रॉन हो, वो मैग्नेटिक फील्ड में एक्टिव नहीं होता। क्यों? इसकी वजह यह है कि अगर प्रोटॉन ऑड नंबर में हो तो एक प्रोटॉन स्पिन करेगा। ऑड प्रोटॉन है, सपोज एक प्रोटॉन है, एक या तीन है या पांच है। चूंकि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सो वी विल कंसिडर हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन स्पिन करता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में स्पिन करता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन स्पिन करता है, स्पिनिंग करता है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह, जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करता है। अगर दो प्रोटॉन हैं, दो, तो एक की स्पिनिंग क्लॉकवाइज, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, और यूं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। एक न्यूक्लियस में अगर दो प्रोटॉन हो तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑड प्रोटॉन हो, यानी एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो, एटसेट्रा, तो एक प्रोटॉन का स्पिन कैंसल नहीं होगा, वो प्रोटॉन स्पिन करेगा और प्रोटॉन की स्पिनिंग से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और अगर उसे मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एलाइन भी कर सकता है और उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। मतलब ये हुआ कि ऐसा न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है। मैंने कहा कि अगर एक न्यूक्लियस में ऑड प्रोटॉन हो तो ऐसा न्यूक्लियस
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्टिव होगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है, यानी अलाइन हो सकता है, या उसे थोड़ा सा डिक्रीज कर सकता है, यानी अगेंस्ट जा सकता है। कंसिडर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक सिंगल प्रोटॉन पे मुश्तमिल है, और फर्ज करें ये एक प्रोटॉन स्पिन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा उसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हम मालूम करते हैं। इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अच्छा, मैं यही हाइड्रोजन कंसिडर कर रहा हूं, सेम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अगर कोई कहे कि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है, वेल एंड गुड, ये भी सही है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉक। इन दैट केस इसका जो स्पिन होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा स्पिनिंग से, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। अगर ये क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का कौन सा पोर्शन है? न्यूक्लियस है। मैंने एक केस में इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर किया, दूसरे केस में क्लॉकवाइज। ये और ये सेम एनर्जी वाले हैं, इनकी एनर्जी में फर्क नहीं है, ये दोनों एनर्जी वाइज एक जैसे हैं। लेकिन अगर इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, कहां पे रखूं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका डायरेक्शन अपवर्ड हो। ये जो लंबी एरो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए, इस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटी एरो इस न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लंबी एरो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में एक जैसे हैं, सो दे विल अलाइन विद ईच अदर। और यहां पे इस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है। इसके एब्सेंस में ये दोनों एक जैसे हैं, ये बात याद रखनी है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये एक जैसे हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाया जाए तो फिर ये वाली हालत स्टेबल का मतलब है लो एनर्जी, ये वाली हालत अनस्टेबल का मतलब है हाई एनर्जी। तो जो न्यूक्लियस स्पिन करता है और स्पिनिंग से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसा होगा वो स्टेबल होगा, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ जा रहा है तो वो अनस्टेबल होगा। ओके, अगर मैं
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो सारे के सारे हाइड्रोजन इस फॉर्म में चले जाएंगे, स्टेबल फॉर्म में जाएंगे। ऑल हाइड्रोजन विल बी इन स्टेबल स्टेट। फिलहाल आप इस चीज को भूल जाए, इसे भूल जाए, सिर्फ ये ज़हन में रखें। मेरे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अपवर्ड। तो अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। यानी ऐसा ही होगा जैसा कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्योंकि ये वाला फॉर्म स्टेबल है और नेचर स्टेबिलिटी को प्रेफरेंस देता है। अब हम इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो स्पिनिंग है उससे रिवर्स करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? इस हाइड्रोजन के ऊपर रेडिएशन बर्बाद करेंगे। कौन से रेडिएशन? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। स्टेबल हाइड्रोजन को हम अनस्टेबल बनाना चाहते हैं। इस फॉर्म, पहले ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यू स्पिन कर रहा था, अब हम इसे उल्टा घुमाना चाहते हैं, यानी अनस्टेबल करना चाहते हैं। अनस्टेबल से मुराद है इसकी एनर्जी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? इसके ऊपर रेडिएशन बम्बार्ड करेंगे। कौन से रेडिएशन? रेडियो वेव्स। एक खास मैग्नेटिक फील्ड पे हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस खास फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा और अपना स्पिन उल्टा करेगा। यानी ये वाली हालत इसमें चेंज हो जाएगी। स्टेबल फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस अमल को फ्लिपिंग कहते हैं। फ्लिपिंग। मैंने कहा जब हम शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यानी एनएमआर मशीन में डालेंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन स्टेबल फॉर्म में होंगे। स्टेबल फॉर्म से मुराद है उसके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसा होगा। लेकिन हम इन हाइड्रोजन को अब अनस्टेबल करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इसके ऊपर रेडिएशन बम्बार्ड करेंगे। कौन से रेडिएशन? रेडियो वेव। तो एक खास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक खास फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा और अपना स्पिन उल्टा करेगा। यानी ऐसे घूमने की बजाय वो ऐसे घूमेगा। इस अमल को कहते हैं फ्लिपिंग। फ्लिप करना यानी मुड़ जाना। फ्लिपिंग का मैग्नीट्यूड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा फैक्टर है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स। ये एक ईटा पेपर में एमसीक्यू भी आया था और हमारे सीसीए की जो एमसीक्यू बुक है उसमें भी यही एमसीक्यू मौजूद है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा में फ्लिपिंग किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये दो फैक्टर्स पे। कौन कौन से? एक है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव। तो जब भी कोई चीज दो वेरिएबल पे डिपेंड करे
क्या करते हैं, एक वेरिएबल को फिक्स रखते हैं और दूसरे वेरिएबल को चेंज किया जाता है। देखिए, हम इस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर एक ही फ्रीक्वेंसी बम्बार्ड करें और फ्लिपिंग अचीव करे बाय मींस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या इसे फिक्स करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को फिक्स रखें और फ्लिपिंग अचीव करे बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव। फ्लिपिंग चूंकि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो किसी एक को फिक्स रखे, दूसरे को चेंज करे, इससे आसानी होगी। एक्चुअल प्रैक्टिस में फ्लिपिंग किया जाता है by keeping frequency of the radio wave fixed, यानी constant, and changing the value of B. मॉडर्न NMR मशीन में रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी जाती है और फ्लिपिंग अचीव किया जाता है बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए, प्रोपेन में कितने किस्म के हाइड्रोजन हैं? दो डिफरेंट किस्म के हाइड्रोजन हैं। ये जो 6 हाइड्रोजन हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लिप कर जाएंगे तो एक सिग्नल बनेगा, जबकि ये 2 हाइड्रोजन किसी और मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लिप कर जाएंगे। देयर विल बी 2 सिग्नल। 2 सिग्नल कैसे? ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन चूंकि आपस में एक जैसे हैं, जब एक जैसे हैं तो ये एक ही मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लिप कर जाएंगे, और ये हाइड्रोजन इनसे मुख्तलिफ हैं, ये किसी और मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लिप कर जाएंगे। यू स्पेक्ट्रा में हमें 2 लाइंस मिलेंगे, एक लाइन लंबी होगी और दूसरी लाइन छोटी होगी। ये जो लाइन की लंबाई है, ये हमें हाइड्रोजन की तादाद बताती है। 2 लाइंस बनेंगे, एक लाइन इन 6 हाइड्रोजन के लिए और दूसरी लाइन इन 2 हाइड्रोजन के लिए। ये 6 आपस में एक जैसे, तो ये एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लिप कर जाएंगे। ये 2 आपस में एक जैसे, तो ये किसी और मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लिप कर जाएंगे। यूं हमें 2 सिग्नल मिलेंगे। लेकिन 6 हाइड्रोजन चूंकि तादाद में ज्यादा है, इसकी लाइन लंबी होगी, और ये 2 हाइड्रोजन तादाद में इनसे कम है, तो इसकी लाइन छोटी होगी। तो लाइन की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, समझो कि इस किस्म के हाइड्रोजन तादाद में ज्यादा है, और लाइन की लंबाई जितनी कम होगी, समझो कि इस किस्म के हाइड्रोजन तादाद में कम है। अच्छा, अगेन मैं आपको बताता चलूं कि फ्लिपिंग का मतलब है न्यूक्लियस की
जो स्पिनिंग है उसका रिवर्स होना। इसका मैग्नीट्यूड 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। One is strength of the external magnetic field and other is frequency of the radio wave। तो इन दोनों में किसी एक को फिक्स रखे, दूसरे को चेंज करे और फ्लिपिंग अचीव करे तो मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन मुख्तलिफ मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लिप करें।